आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है रामानंद सागर की अमर कृति रामायण धारावाहिक में राम के चरित्र में यानी कि राम की भूमिका में, और अगर फिल्मों की हम बात करें तो सावन के आने दो फिल्म से अपनी पहचान अरुण गोविल जी ने बनाई और एक अलग ढंग से अपनी छाप अपने दर्शकों पर छोड़ी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण गोविल जी। मैं रेणु चतुर्वेदी हूँ आपसे मुखातिब। जी रेणु जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने जहाँ से रेडियो पहली बार शुरू किया था जी, मैं बताऊं, मथुरा से। अच्छा। एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। अच्छा। तो वहाँ जो उस समय जो वो थे स्टेशन डायरेक्टर, वो चतुर्वेदी ही थे। क्या बात है। तो चलिए आज अच्छा, जब आपने मथुरा की बात की तो हम सन पूछ सकते हैं क्या? ये सन होगा, मैं मतलब एक आध साल इधर उधर हो सकता है लगभग। हाँ। पर ये होना चाहिए 69। ओह क्या बात है। 68-69। तो क्या मथुरा से कैसे आपका संबंध? मथुरा में हमारे माय फादर वाज इंजीनियर जी। तो मथुरा ट्रांसफर होके गए थे जी। पहले हम लोग मेरठ रहे, फिर सहारनपुर गए, फिर वहां से मथुरा गए। अच्छा। तो मैंने बीएसए कॉलेज में पढ़ा था मैं मथुरा में। वाह, कृष्ण की धरती और बन गए आप राम। जी बिल्कुल। देखिए यही हम जानना चाहते हैं कि अरुण गोविल जी का जन्म स्थान और जन्म तिथि क्या है? मेरा जन्म स्थान जो है वो मेरठ है जी, और मेरी जो जन्म तिथि है वो 12 जनवरी है। अच्छा, क्या बात है। मैं अपना जो मेरा बर्थडे है वो स्वामी विवेकानंद जी के साथ शेयर करता हूँ जी। और युवा दिवस भी हम मनाते हैं उस दिन, तो ये आपको मुबारक हो कि आप युवा दिवस के दिन इस धरती पर आए। तो ये बताइए कि जब आप नाटक करते थे तो जाहिर है कि आपकी उम्र कितनी रही होगी? तो मेरी पैदाइश जो है वो 1952 की है। 52। तो आप समझिए जो पहला मैंने किया होगा तो 16-17 साल 16-17 साल के रहे होंगे आप। जी जी जी। तो अचानक क्या, मतलब शुरू से आपका सपना था कि आप नाटक करेंगे या किसी वाकया? जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बहुत मुझे पुश किया। मेरे माता पिता से आकर मिले कि नहीं ये अरुण से हमें ड्रामा कराना है। और उस वक्त मैंने 2 घंटे का एक प्ले किया था 5th स्टैंडर्ड में। 2 घंटे का? हाँ, फुल लेंथ प्ले था वो, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अच्छा। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान का रोल किया था उसमें। क्या बात है। हाँ। तो नींव वहाँ से पड़ गई? नींव वहाँ से पड़ गई थी। फिर कॉलेज में आए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ में जी। तो वहाँ भी हर साल करते रहे, पर ये एक्टर बनने का नहीं सोचा था कभी। अच्छा। ऐसा नहीं था कि एक्टर बने, मतलब कलाकार के तौर पर आपने बस रंगमंच तक अपने को सीमित रखा। उन दिनों क्या होता है ना, उन दिनों इतनी समझ तो होती नहीं थी जी। तो ड्रामा करते हैं, अच्छा लगता है ड्रामा करना। हाँ। तो ड्रामा कर लिया करते थे हम। बिल्कुल। मतलब हाँ, ये क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा माध्यम बेसिकली। हाँ, शायद वही है जी। हाँ, क्योंकि लिखना पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। मेरा पढ़ना तो मेरे बस की बात है, मैं पढ़ता बहुत था जी, पर लिखना मतलब बोल पाता था, पर लिखने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होती है। जी जी। वो शायद मेरे अंदर नहीं थी। अब इस वक्त आप कहेंगे तो लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि राम की भूमिका में तो आपका धैर्य देखते बनता है। नहीं, वो धैर्य देखिए, वो मानसिक धैर्य है, मानसिक रूप से है जी। ये तो फिजिकल कर्म हो जाता है ना कि आप लिखते हुए बैठे हैं जी। हाँ। तो वो शब्दों को उतारना जो है वो मानसिक रूप से हम उतार पाते हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें कहें कि आप इस टॉपिक पे बोल लीजिए तो हम अच्छे से बोल लेंगे। तो लिखने के लिए थोड़ी ज्यादा वो
मेहनत लगती है, मुझे लगता है। हाँ, ये बात तो है। और कुदरत का भी एक उसमें सहयोग चाहिए ही होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, वो है बिल्कुल, हमारे जो टैलेंट है ना, जो इनबिल्ट होता है, ऊपर से आता है हमारे साथ। वो जी हर आदमी कर्म से, आदमी कहते हैं कि बन तो जाता है, जी पर ये जो क्रिएटिविटी और इस तरह की चीजें हैं ना, ये हमारे साथ बिल्ट इन ऊपर से आती है। बिल्कुल, ये मेरा अपना मानना है। ये मेरा भी यही मानना है। और वो बिल्कुल जाहिर है हम ये चीजें सीख सकते हैं, लेकिन वो अलग से दिखाई देती है जिसमें कुदरती होता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो आप रंगमंच पसंद करते थे, यानी कि एक कला का आपने वो माध्यम चुना था और कुछ करने की आपके में ललक थी। तो फिर धीरे धीरे आप अपनी जीवन कैसे आगे बढ़ता गया, जीवन नैया आपने छोड़ी, किस दिशा में छोड़ी और फिर कैसे दिशा बदली, थोड़ा बताएं। नहीं, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ओह। इसमें मैंने तीनों मेजर्स थे मेरे पास, और यूपी से पूरी मेरी पढ़ाई हुई। जी। और उसके बाद मैं बम्बई आया, यहाँ कुछ बिजनेस के लिए बेसिकली, अच्छा क्योंकि मेरे बड़े भाई यहाँ थे पहले से। अच्छा। पर थोड़े दिन उनके साथ काम करने के बाद, रहने के साथ, मुझे शायद कहीं इंडिविजुअलिटी की तलाश थी। जी मैं उनके छोटे भाई के रूप में जाना जाता था। जी। तो वो शायद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा अपना नाम भी होना चाहिए ताकि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने। जी जब वो बात आई तो उसके लिए हमने अपने चारों तरफ निगाह घुमाई, तलाश की कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। जी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो कोई पढ़ाई नहीं होती, तो नौकरी वोकरी मिलने का तो कोई बड़ा चांस था नहीं कि कोई अच्छी नौकरी हमें मिल जाती। जी। तो जाहिर है पिता इंजीनियर थे, तो आपने भी वही सपना देखा होगा कि हम वहां से शुरुआत करें। हाँ, नहीं, पर वो हो नहीं पाया। हमने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था बस। जी तो जब अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो हमें लगा कि बम्बई जैसे हम शहर में हैं, जी। जो चित्रपट की नगरी है, तो क्यों ना थोड़ी यहाँ कोशिश की जाए। तो वो सोच के फिर हमने यहाँ फिल्मों में कोशिश शुरू की। उन दिनों टेलीविजन तो होता ही नहीं था, जी हाँ। और टेलीविजन शायद आ तो गया होगा मेरा ख्याल उन दिनों भी, पर ऐसा कुछ नहीं किस सन था। की बात कर रहे हैं आप? मैं ये बात कर रहा हूँ 1975 की। बस शुरुआती था। हाँ, शुरुआत था 84 और 85 में बहुत तेजी से बढ़ा था, बहुत। हाँ, नहीं, मतलब यूं कहें कि उस वक्त प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर खुल रहा था एक केंद्र खुल रहा था, क्योंकि तो ये बात एशियाड मैं होने कर रहा वाला हूँ था। आज से 75 की। जी जी जी। तो फिर हमने सोचा कि फिल्मों में ट्राई करते हैं। तो जी। इट टुक मी 2 years, 2 साल लगे थे मुझे पहला ब्रेक मिलने के लिए। और मुझे पहला ब्रेक राजश्री प्रोडक्शंस ने दिया था। जी हाँ। एक फिल्म थी पहेली। जी हाँ। तो उसमें मुझे एक, उन दिनों उसको साइड हीरो कहा जाता था, सेकंड हीरो, आप सेकंड हीरो कह लें उसको। जी जी। तो वो एक रोल उन्होंने मुझे दिया था। फिर देन दे लाइक्ड माय परफॉर्मेंस, तो उन्होंने मुझे 3 फिल्में दी एज अ हीरो साइमल्टेनियसली। जी हाँ। जिसमें से एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, वो थी सावन को आने जी दो। हाँ, सावन को आने दो, कौन भूल सकता है उसको। हाँ, उसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था, और वो फिल्म बहुत। बहुत बहुत जगह उसकी गोल्डन जुबलीज हुई उन दिनों। जी हाँ। तो इस तरह से फिर तो जब आप बात कर रहे हैं इस वक्त अपनी पहली फिल्म पहेली और सावन को आने दो की, तो अरुण गोविल जी, क्या हम एक गीत यहाँ पर सुन लें? आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग बजाइए। जी हाँ। बहुत मीठा गीत है। हाँ, तो सावन को आने देते हैं और उसके बाद अपनी ये बात जारी रखेंगे अरुण गोविल जी के साथ। तो लीजिए पेश है ये गीत। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं आज के मेहमान में अभिनेता और रामायण का जाना माना नाम रामचंद्र जी के रूप में आपने देखा, और एक बार फिर डीडी नेशनल से ये धारावाहिक शुरू हुआ है और प्रतिदिन आप सुबह 9 बजे और रात्रि 9 बजे इसे देख रहे हैं परिवार के साथ बैठकर। और हम मुखातिब हैं अरुण गोविल जी से। तो अरुण गोविल जी, हम बात अपनी जारी रखते हुए आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप बता रहे थे सावन को आने दो जी, उसके बारे में। तो सावन को आने दो बहुत बड़ी हिट हुई उन दिनों, म्यूजिकली भी हिट थी और बहुत सारी जगह गोल्डन जुबली हुई उसकी। तो पर उसके बाद और सभी मैगजीन्स ने लिखा कि ये लड़का कल का स्टार है। पर पता नहीं क्यों मुझे वो उसके रिजल्ट्स काम के सिलसिले में नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे। जी हाँ। हाँ,
फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, और आज तो ऐसा माहौल है कि अगर आपकी फिल्म 2 हफ्ते भी ठीक से चल जाए तो आप बहुत बड़े स्टार हो जाते जी हैं। हाँ। वो तो उस फिल्म ने इतनी जगह गोल्डन जुबलीज मनाई, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो काम के सिलसिले में नहीं मिला वो रिजल्ट जो मुझे मिलना चाहिए था। क्या आप लगता मुझे- क्या है आपको इसकी पता वजह? नहीं, मुझे आज तक भी ये बात नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई। मैंने बहुत कोशिश की उसको एनालाइज करने की, जी और मुझे नहीं समझ में आई। देखिए 3 फिल्में उन्होंने दी थी मुझे, जी उसमें से सावन को आने दो तो बहुत बड़ी हिट थी, जी हाँ, गोल्डन जुबली थी। एक दूसरी फिल्म थी सांच को आज नहीं, वो भी अच्छी फिल्म थी, वो भी जुबली फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी जी। हालांकि तीसरी फिल्म नहीं चली थी, राधा और सीता, वो नहीं चली थी। पर ये 2 फिल्में मुझे स्टार बनाने के लिए बहुत काफी थी, बिल्कुल सही पर बात कह रहे हैं शायद हो नहीं पाया। मुझे लगता है विधाता को मंजूर आप। चलिए, नहीं था। अगर आप शायद हीरो बन जाते तो रामचंद्र की भूमिका में हम नहीं देख पाते आपको। नहीं, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुझे पता नहीं अब क्या होता है, भविष्य के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, जी पर विधाता ने कुछ सोच कर रखा होगा कि क्या करना है इस व्यक्ति के साथ। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, हमें नैया उन्हीं के हाथ में दे देनी चाहिए। नहीं, होती ही उनके हाथ में है। जी मैं ये मानता हूँ कि जो वो लिखकर भेजता है वो होता जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपना कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म का जो फल होता है जी, ये मैं मानता हूँ कि वो वहीं से मिलता है। वही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते हाँ, माँ फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम अगर बात करें आपकी पहली फिल्म की, तो क्या अनुभव था आपको? कैसा लगा जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए, लाइट्स जली और टेक हुआ? पहली बार जब मैं कैमरे के सामने आया जी तो मैं आपको सच बताऊं, फर्स्ट शॉट में, मतलब पहली बात तो ये कि जब मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जी राजश्री वालों ने स्क्रीन जी। टेस्ट लिया मेरा, तो मुझे ये भी नहीं आता था कि ये मेकअप तो मुझे लगा दिया गया है, इसे उतारा कैसे जाएगा। अच्छा क्या बात है। फिर जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ तो मुझे 2 दिन बाद बुलाया श्री राजकुमार बजातिया जी ने। जी थिएटर उनके ऑफिस में ही होता था जी कि जाओ अपना स्क्रीन टेस्ट देख लो भाई। तो मैं गया और मुझे वो इतना खराब लगा अपना स्क्रीन टेस्ट। क्यों? वो रिजल्ट थे ही खराब, मतलब मैं आई वाज एब्सोल्युटली ऑकवर्ड कंप्लीटली, तो मैं गया उनके पास, तो बोले आप बताइए कैसा लगा आपको स्क्रीन टेस्ट। तो मैंने कहा सर अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस लड़के को नहीं लूंगा। अच्छा, हाँ। तो लुक वाइज या मेकअप के कारण या किस नहीं, लिए? पता नहीं, ओवरऑल मैं इतना ऑकवर्ड था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया था उसमें शायद बिल्कुल भी। ओह तो अच्छा। मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने उनसे कह दिया साफ साफ, मैंने कहा मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो इस लड़के को नहीं लूंगा। अच्छा शायद उन्हें वही बात, मेरी ईमानदारी बहुत पसंद आ गई, जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर हम आपको ले रहे हैं। अच्छा वैसे तो राशि इस तरह से प्रोडक्शन मुझे की जी इस तरह राशि से मुझे पहेली मिली थी। जी, तो ये बहुत बड़ी तो पहेली फिर- है। हाँ, बहुत बड़ी पहेली है। बहुत सारी पहेलियां होती है जीवन में। जी हाँ फिर पहले दिन जब हम शूटिंग हमने शुरू की तो जी। मुझे याद है उन दिनों अंधेरी में एक मोहन स्टूडियो हुआ करता था जो आज नहीं है। जी हाँ वहाँ हमने पहला शॉट लिया था, और होता है मैं भी उस वक्त नर्वस था, मतलब लिटरली ये था कि पैरों में थोड़ा सा कंपन था हाँ फर्स्ट शॉट के टाइम पे जरूर। अच्छा, हर शॉट के बाद नहीं, फर्स्ट शॉट में। फर्स्ट अच्छा शॉट में पैरों में कंपन था थोड़ा सा। अच्छा, हाँ बिल्कुल था। फिर पहले के बाद खत्म हो गया। फिर ठीक हो जाता है, मतलब धीरे धीरे व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, फैमिलियर हो जाते हैं हम। कॉन्फिडेंस आता हाँ। चला जाता है आपको। वो नया जगह था ना हमारे लिए बिल्कुल जी एकदम। जी नहीं, हाँ, जगह भी बिल्कुल। आपको पहचानने लगती हैं, आप जगह को पहचानने लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल दोनों ठीक बात चीजें है हैं, आपकी। जुड़ हाँ। जाती हैं। वैसे भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन में खास तौर से ऐसे नए मासूम चेहरे और जो बिल्कुल लगे कि हमारे परिवार के हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। द बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ थिंग, जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत हिट होती हैं फिल्में उनकी। और फिर उसके बाद ये तीनों फिल्म आपकी हो गई, ये तीनों फिल्म हो गई। उसके बाद जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिला, जैसा मैंने आपसे बताया। तो मेरा फिर से एक स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर मैंने कुछ फिल्में सेकंड हीरो में भी की, कुछ फिल्में मेन लीड में भी की जी। कुछ कैरेक्टर्स रोल भी किए काफी। इन दिनों साउथ में जो हिंदी फिल्में बनती थी जिनमें जितेंद्र काम किया करते थे, जी जी, तो उन दिनों मैंने उनके साथ 3-4 फिल्में की। जुदाई जिसमें रेखा जी भी थी, जितेंद्र रेखा जी, जुदाई की, हिम्मत वाला की, जस्टिस चौधरी की,
उस समय लगातार जितेंद्र जी की ये फिल्में आई थी। हाँ, मतलब साल में उनकी 10-12 फिल्में आती थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने 3-4 फिल्में उनके साथ की उस समय। और सिलसिला फिर धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा, पहली फिल्म की अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मिलना था वो नहीं मिला, तो पहली फिल्म की जो सफलता थी, क्या आपको लगता है कि आपको ये उम्मीद थी कि इतनी सफल होगी? मैं सावन को आने दो की बात, म्यूजिक इतना बड़ा हिट था उसका जी। म्यूजिक पे जब म्यूजिक बन रहा था इसका, तब मैं उनकी सिटिंग्स में बैठता था जी। म्यूजिक की, तो म्यूजिक बहुत हिट था उसका। जी हाँ। और फिल्म की कहानी भी अपने आप में बड़ी अच्छी थी, लगा था अच्छी बनी थी फिल्म वो। जी। तो ये था कि फिल्म तो चलनी चाहिए म्यूजिक की वजह से भी, और वैसे भी कहानी भी बड़ी अच्छी थी, सारी चीजें अच्छी थी उस फिल्म में, और चली भी बहुत थी। जी, फिर जो सिलसिला चलता रहा उसके बाद रामायण में कैसे एंट्री हुई आपकी? रामायण में एंट्री ऐसे हुई कि 83 में आई थिंक टेलीविजन आ गया था, और सागर्स वर मेकिंग विक्रम और वेताल। जी। यू नो। जी जी जी। तो देन मैंने वहाँ से भी पहले जी। एक फिल्म बन रही थी वहाँ, बादल, जी। रामानंद सागर के कैंप में। अच्छा। जिसमें मिठुन जी थे हीरो, वो जी हाँ। हीरो थे, और वो आनंद सागर डायरेक्ट कर रहे थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र। जी जी। तो उस फिल्म के लिए मेरा नाम, उनके एक दूसरे बेटे थे शांति सागर जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो लड़का मैंने देखा था, वो जस्टिस चौधरी में जितेंद्र की जो फिल्म है उसमें उसने काम किया है, तो ये जो सेकंड हीरो का रोल है उसके लिए बुलाओ उसको। अच्छा। तो मुझे वहां बुलाया गया, तो फिर मैंने वो बादल फिल्म की, फिर वहाँ उनके यहाँ ये बन रहा था विक्रम बेताल, फिर मैंने विक्रम का किरदार किया उनके साथ। वो भी बहुत हिट रहा। बहुत हिट रहा वो। जी हाँ। तो सीरियल आज भी लोग देखते हैं। जी। फिर उन्हीं दिनों मुझे वहां पता लगा कि रामायण सागर साहब बनाने जा रहे हैं, तो जी, दूरदर्शन की तरफ से इन्विटेशन आया है रामायण बनाने का। और तब मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। मैंने अपने फैमिली में मित्रों से भी बात की जी, तो सबने ये कहा कि नहीं देखो, माइथोलॉजी का कोई ग्रेड नहीं है इस समय। अच्छा, माइथोलॉजी करना कोई स्टेटस की बात नहीं मानी जाती। तुम और क्या पता तुम्हारी इमेज, अभी तो तुम कमर्शियल फिल्में करते हो, टाइप्ड हो जाएंगे तो क्या पता क्या होगा जी। तो बेकार मत हाथ डालो इसमें। पर पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मुझे राम का किरदार करना चाहिए। मैं सागर साहब के पास चला गया, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप रामायण बना रहे हैं, तो मैं राम जी का रोल करना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देख लिया एक बार। अच्छा। छोटे से चश्मे से हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल गोल गोल चेहरा, और वो हाँ, उन्होंने देख लिया मुझे ऊपर से नीचे तक, बोले अच्छा ठीक है बताएंगे। अच्छा। फिर समय आया, फिर उन्होंने मेरे ऑडिशन लिया। अच्छा। और मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाया। ओह। हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था उस ऑडिशन में। और फिर somebody else was almost selected for that। तो ये सब लोग आनंद सागर और ये सब वगैरह कहते रहे कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं ये जी। ऐसे नहीं, रोल का सवाल नहीं है, मुझे रामायण में रोल नहीं करना था, मुझे राम जी का चरित्र करना था। अच्छा। तो इफ आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम करना ही नहीं है, फाइन, नहीं दूसरा मैं नहीं करूंगा, मुझे तो यही करना था। अगर मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ तो नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, कोई जबरदस्ती थोड़े है। तो लेकिन क्यों आप ऐसे थे कि मुझे राम का ही रोल करना है, ऐसा क्या खास बात? मुझे रामायण में काम नहीं करना था। अच्छा। मेरे रामायण को की बात सुनकर मेरे मन में आया था कि मुझे राम का रोल करना है। ओह, बस, क्या बात है। अच्छा, इसलिए मैं उनके पास गया था। मैंने उनसे कहा, सामने से जाके मैंने कहा था कि मुझे राम का रोल करना है। बहुत रामायण में मुझे काम करना, ये मेरी मंशा नहीं थी। हाँ। मुझे रामायण में राम का रोल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये कहीं से आपको आवाज आ रही थी? मुझे नहीं पता, ये डेस्टिन्ड था। भाई जाहिर है ना कि आप ये सोचिए रामायण जो थी ना वो डेस्टिन्ड थी, पक्की बात। जी जी जी। इसलिए मेरे मन में ये बात आई थी। मित्रों ने कहा, फैमिली ने कहा कि मत करो, मैंने कहा नहीं मुझे करना है। फिर सागर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी। पर फाइनली आई डोंट नो क्या हुआ, फिर वो दे केम बैक टू मी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसा राम जो है वो हमें नहीं मिलेगा। अच्छा। आई सेड मोस्ट वेलकम सर। क्या बात है। तो फिर इस तरह से रामायण की जर्नी शुरू हुई, और बाकी तो फिर हिस्ट्री है, इतिहास बन गया है। बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी मुराद जो थी वो पूरी हो गई, और आप एक तरह से
अगर हम उसको सरल शब्दों में कहें तो आप जिद पर अड़ गए कि हमें सिर्फ राम की ही भूमिका करनी है और वो पूरी हो नहीं गई। थी, वो मेरी इच्छा थी। हाँ, वही अंदर की एक इच्छा थी क्योंकि और जब आप उन्होंने उस मुझे पे। रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा जी। कि मुझे यही करना लेकिन है। अरुण जी, कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई भूमिका मिल रही है और आपको पता है कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी भी भूमिका में आप रहेंगे तो आप अमर हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसे नहीं स्वीकारा। नहीं, मेरी वो मंशा बिल्कुल नहीं थी, मेरे अच्छा। मन में वो बात थी ही नहीं कभी भी। हम्म। और मैं आपको सच बताऊं, उस वक्त ये किसी को नहीं मालूम था कि रामायण इतनी पॉपुलर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक तरह से रिस्क था। किसी को भी नहीं मालूम था ये। Nobody knew it। ये बात तो सच है कि क्योंकि तब तक लग रहा था कि धार्मिक जो धारावाहिक होंगे वो नहीं चलेंगे। एक धार्मिक सीरियल शुरू हो रहा है, रामायण है, ऑफ कोर्स हमारे लिए पूजा है, हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, सब कुछ है, भगवान राम है, पर ये इतिहास इस तरह का बनाएगी, दर्शक उसे इतना स्वीकारेंगे, इतना वेलकम करेंगे, ये नहीं पता था। ये बात बिल्कुल सच है। हमें नहीं पता था, हम में से किसी को भी नहीं पता था। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, इसके बाद जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं, इतना बड़ा वो सीरियल बिल्कुल स्तंभ है और उसमें पात्र के रूप में आपने सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की, वो बात भी सब जानते हैं। अब अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो क्या व्यक्तिगत जीवन ने भी आपके इस चरित्र को प्रभावित किया? मेरा जीवन बहुत ज्यादा हैंकी पैंकी रहा नहीं है, मैं सच बताऊं आपको। अच्छा। आई बीन बेसिकली, मैं एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, अपने आप से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और मेरा लाइफ बस सिंपल सी है, बड़ी स्ट्रेट लाइन सी है मेरी लाइफ। अच्छा। हाँ, मुझे जो आजकल दुनिया में जो दंत फंत होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं, जी जी, वो नहीं होते मेरे से। सरल सीधा स्वभाव है। मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है बिल्कुल भी जी। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का मेरा शौक नहीं होता, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं वहां से हट जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में आज तक पैसे की बेईमानी मेरे साथ लोगों ने बहुत की है, मैंने आज तक किसी के साथ एक नए पैसे की भी बेईमानी नहीं की। आपने नहीं की, लेकिन जब कोई करता है तब आपको दिक्कत तो होती होगी, तकलीफ होती है, या कैसे स्वीकार करते? मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। क्यों, क्या, किस तरह से? मैं मुझसे ये नहीं होता कि मैं पैसे के लिए इंसान से झगड़ा करूं, मैं उस व्यक्ति से अलग हो जाता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ श्रोताओं की दृष्टि से और ये एक संदेश के रूप में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश होगा। क्यों छोड़ देते हैं? कि इसलिए छोड़ देता हूँ कि जो उसने मेरे साथ किया है वो परमात्मा देखेगा जी। मैं कौन होता हूँ उसको सजा देने वाला? बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। न्याय करने वाला ऊपर वाला है, हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर आज मैं उसके ऊपर क्रोध करूं, उससे झगड़ा करूं, क्रोध करने में क्या होता है, हमारी अपनी शक्ति क्षीण होती है जी। हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं जी। मैं क्यों नेगेटिव बनूं जीवन में, ये बताइए। बहुत बड़ी बात यह है, मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने जितना धन, जितना पैसा मेरे पास मेरे लिए लिखा है जी, वो मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि ये पैसा भगवान ने, जो इस आदमी ने मेरे साथ बेईमानी की है जी, हो सकता है तो भगवान ने वो पैसा मेरे लिए लिखा ही ना हो, तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। यानी कि जो हमारे भाग्य में है वो अपने आप आएगा हमारे पास, वो मिलेगा। हमने कर्म तो किया था, वो नहीं मिला तो वो कहता हूँ ना कि फल देना उसके हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात आपने की और सकारात्मक सोच की बात आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उसमें कह सकते हैं कि गीत संगीत जोड़ दें तो उसका कुछ रंग बदल जाए। और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मतलब बातें तो ये बहुत अच्छी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता इस वक्त आपकी पसंद का एक गीत सुन लें। आप ये मानिए कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत एक जरूरी गीत रहा है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट इसने प्ले किया है। कौन सा? 1975 में मेरी एक लड़की से भेंट हुई है, जिसका नाम है श्रीलेखा। अच्छा। और उनसे हमारी दोस्ती हो गई, तो मैं उन दिनों गाना बहुत गाता था और अच्छा गाता था। मैंने बहुत साल तक बहुत अच्छा गाना गाया है, तो वो गाना मैंने उनको सुनाया। फाइनली 2-3-4 साल बाद वो मेरी पत्नी बनी जी। तो और आज तक वो मेरे साथ मेरी जो है बेटर हाफ बनकर हम लोग आराम की, सुख की, शांति की जिंदगी। वो गीत है जी, एक फिल्म थी, बहुत पुरानी फिल्म है, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा उसका नाम था आखिरी दांव जी। ठीक है, और वो गाना था
तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। क्या बात है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो आपकी जिंदगी का सवाल था और वो जिंदगी का जवाब भी बन गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है। लेकिन अरुण जी, एक लाइन तो बनती है, सुनाना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, प्लीज। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा। अब जब बात आती है कि आपको राम का रोल मिल गया, आपने बखूबी निभाया भी उसे, क्योंकि अरुण गोविल जी, जैसा कि आपके व्यक्तित्व से लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अंतर्मुखी हैं, तो वो शायद जब आप वो चरित्र निभा रहे थे तो वो दिखाई दे रहा था आपके चेहरे पर कि जो भी कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी होता है समाज में, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, आप उससे बिल्कुल निर्लिप्त से दिख रहे थे। आप ये कहिए कि राम के चरित्र में, भगवान राम के चरित्र में जो विशेषताएं हैं जी, वो मेरे अंदर भी किसी हद तक थी जी। इसीलिए राम का चरित्र करने के बाद भी जब ये पूछते हैं ना लोग कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, जी, तो मैं कहता हूँ मुझे कोई खास चेंजेस तो मेरे अंदर नहीं लगे वो चरित्र करने के बाद भी। जी, मैं पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। जी। वो शायद इसीलिए था। और हमें लगता है जो आप कह रहे हैं कि हमारे में वो खूबी थी, हमें लगता है वो आज भी है, वो थी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और जब ये खूबियां होती हैं, या यूं कहें कि आपका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था, आप लगभग वही भूमिका निभा रहे थे अपने जीवन में, और फिर वो आपको रोल मिला पर्दे पर और आपने उसे निभाया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, लगभग वही, मतलब पूरे जीवन के सारे अंगों में तो नहीं होती वो भूमिका, नहीं हो भी नहीं सकती, वो अवतारी पुरुष हाँ, थे जी। पर एज एन इंडिविजुअल जी, हाँ, मैं वही भूमिका मेरी थी, मैं वैसा ही था। हाँ, मतलब एक सरल स्वभाव, एक विनम्र स्वभाव, और एक मर्यादित पुरुष जो होता है उसकी वो आप में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हमें लग रहा है कि हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जो भूमिका हम निभाते हैं, पर्दे पर देखते हैं, अगर व्यक्ति वैसा ही हो तो एक अलग सा जुड़ाव होता है और एक अलग सी श्रद्धा मन में उठती है, और इस वक्त हम सब श्रोताओं के मन में हो रही होगी जरूर। उसके बाद शूटिंग जब आप करते हैं, आपने जाहिर है कि आप थोड़ा सा परिवार भी अनदेखा हुआ होगा, तो उस समय क्या रहा, मतलब कैसा आप निभा रहे थे? फिर आपकी दिलरुबा कुछ नाराज हुई या वैसे ही खुश रहती थी? नहीं, दिलरुबा को नाराज होने का पूरा हक होता है। तो मतलब होती थी? होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, वरना तो जीवन मजा न रहे। वैसे ये बात सुनकर हमारे जो सभी पुरुष भाई हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, और हमारी बहनों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मतलब केवल हम ही नहीं नाराज होते हैं जीवन में। देखिए, ऐसा है जी, खाने में सिर्फ नमक ही नमक होगा, मिर्च नहीं होगी तो कैसे अच्छा खाना बनेगा? क्या बात है, मतलब मिर्च भी चाहिए और खटाई भी चाहिए। खटाई भी चाहिए, जरा सा मिर्च भी चाहिए, है ना? थोड़े शिकवे भी हो, थोड़ी शिकायत भी हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। चलिए, इतने नमक मिर्च की बात हो रही है तो एक गीत इस वक्त हम और सुन लें अरुण गोविल जी की पसंद का। मेरी पसंद का गीत, मैं सच बताऊं आपको, मेरा जो जिस संगीत से मैं जुड़ा हूँ वो बहुत पुराना है एक्चुअली। स्वागत है, कोई बात आज भी वही गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं जी। एक गाना है जो मेरी बहुत बहुत मुझे पसंद है, और वो पसंद शायद इसलिए भी है कि वो जिस एक्टर पर फिल्माया गया, जिसकी फिल्म थी, वो एक्टर मुझे बहुत पसंद है। कौन? वो है गुरुदत्त। गुरुदत्त की वो 2 फिल्में जो उन्होंने बनाई उस वक्त, प्यासा और कागज के फूल जी, दोनों फिल्में मास्टरपीस हैं वो जी। हाँ, बिल्कुल। और प्यासा का जो गाना है ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, वाह, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। बहुत खूब, चलिए सुनते हैं। मेरी पसंद का ये गाना जो है मैं कभी भी सुन सकता हूँ, तो आज भी सुन लेते हैं। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे हैं आज के मेहमान में अरुण गोविल से बातचीत। हम गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर से बातें करेंगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे
प्यार को प्यार मिला। ये थी आज के मेहमान की पहली कड़ी। अगली कड़ी आप सुनेंगे जिसमें और भी बातें होंगी अरुण गोविल जी से आज के मेहमान में। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।